नमस्कार, अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। देश भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर जारी है और तीसरी लहर के संकेत भी मिल गए हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने उन जिलों के डीएम यानी कलेक्टर से बात की जो कोरोना महामारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सभी कलेक्टर से कोरोना से निपटने का मंत्र दिया, साथ में संदेश दिया कि कालाबाजारी रोकें और गाँव में जागरूकता बढ़ाएं। चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने बात में दम तो दिखाया, लेकिन क्या इस बात पर अमल हो पाएगा? अगर इस पर अमल हुआ तो दूसरी के साथ साथ हम तीसरी लहर पर भी काबू पा सकते हैं। पीएम मोदी के डीएम के साथ चर्चा में क्या कुछ खास रहा, आज अटेंशन में हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी ने शहरों में तबाही मचाने के बाद अब ग्रामीण इलाकों में पैर पसारना शुरू कर दिया है। इस बीच मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 46 प्रभावित जिलों के फील्ड ऑफिसर्स और डीएम के साथ संवाद किया। इस दौरान क्षेत्रों की स्थिति क्या है, डीएम के क्या अनुभव रहे और आने वाली तैयारियों पर चर्चा की। कोरोना की दूसरी लहर का भारत में असर जारी है। एक्सपर्ट के अनुसार अब तीसरी लहर के लिए भी पहले ही अलर्ट होना होगा। इस दूसरी लहर में ये महामारी ग्रामीण इलाकों में पैर पसार रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 40 प्रभावित जिलों के डीएम से स्थानीय स्थिति, डीएम के अनुभव और आने वाली तैयारियों पर चर्चा करते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के अलावा कर्नाटक, बिहार, असम, चंडीगढ़, उत्तराखंड, तमिलनाडु, गोवा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के अधिकारियों से भी चर्चा की। पीएम मोदी ने सभी डीएम से कहा कि आपने अपने जिले में क्या किया है वो मुझे लिखकर भेजें। हम अन्य जिलों में भी उसे लागू करेंगे। जिले की अपनी अलग चुनौतियां हैं। अगर आप जिला जीतते हैं तो देश जीतता है। गांव-गांव में ये संदेश जाना चाहिए कि वो अपने गांव को कोरोना मुक्त रखेंगे। गांव वाले खुद ही अपने हिसाब से मैनेज कर रहे हैं। पहली लहर में भी गांव वालों ने इस संकट को संभाला था। कोरोना के खिलाफ इस युद्ध में हर कोई एक अहम भूमिका निभा रहा है। सभी डीएम इस युद्ध के फील्ड कमांडर हैं। लोगों को सही और सटीक जानकारी पहुंचानी चाहिए। किस अस्पताल में कितने बेड हैं और कहां पर बेड्स खाली हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स को बढ़ावा देना जरूरी है। स्थानीय स्तर पर गाइडलाइंस में बदलाव करें। जिलाधिकारी अपने जिले के अनुसार काम करें। अगर कुछ बेहतर किया जा सकता है तो बिना संकोच उसे लागू करें। टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, आइसोलेशन पर बल देना जरूरी है। गांव-गांव में जागरूकता बढ़ानी है और इलाज की सुविधा जोड़नी है। इस समय कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के आंकड़े कम हो रहे हैं। कई राज्यों में बढ़ भी रहे हैं। कम होते आंकड़ों के बीच हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। बीते एक साल में करीब करीब हर मीटिंग में मेरा यही आग्रह रहा है कि हमारी लड़ाई एक जीवन बचाने की है, एक एक जीवन बचाने की है। हमारी जिम्मेदारी संक्रमण को फैलने से रोकने की भी है और ये तभी संभव है जब हमें संक्रमण की स्केल की सही जानकारी होगी। हमारे देश में जितने जिले हैं उतनी ही अलग अलग चुनौतियां भी हैं। एक तरह से हर जिले के अपने अलग चैलेंजेस हैं। आप अपने जिले के चैलेंजेस को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। जिला अधिकारियों के साथ इस पर चर्चा का दूसरा चरण अब 20 मई को आयोजित होगा। इसमें प्रधानमंत्री अन्य राज्यों के अफसरों संग चर्चा करेंगे। जाहिर है मोदी ने पहले चरण में मंत्र तो काम का दिया, लेकिन खास बात यह है कि इस पर अमल कैसे हो पाएगा, क्योंकि ये मंत्र ऐसे समय में दिया गया है जब कोरोना के केस शहरों में तो कम हो रहे हैं, लेकिन गाँव में अभी तक जाँच भी नहीं हो पा रही है। वैक्सीन की उपलब्धता नहीं है। इन सब से पार पाने के लिए संसाधनों की बहुत जरूरत है।
जो कि केंद्र और राज्य सरकारें ही उपलब्ध करा सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो मोदी के इस मंत्र के मायने समझेंगे अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे के साथ। सबसे पहले प्रकाश जी आपके पास, क्योंकि हम जो प्रधानमंत्री ने आज जो कुछ बातें की है कलेक्टरों से, हम देख रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह लगातार संपर्क में हैं, अफसरों के साथ हो, फील्ड में जाना हो, क्या ग्वालियर जाना हो, इंदौर जाना हो, जबलपुर जाना हो, ग्राउंड से वो फीडबैक ले रहे हैं, नर्सों से बात कर रहे हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, समाज के हर तबके से वो बात कर रहे हैं और गुरु मंत्र दे भी रहे हैं और ले भी रहे हैं, समझ रहे हैं कि कोरोना को कैसे निपटना है। प्रधानमंत्री ने आज कलेक्टरों से कहा है कि हर फील्ड का चैलेंज अलग है, तो ये बातें तो कलेक्टर को भी पता है। इसलिए हम देख रहे हैं कि इंदौर कलेक्टर ने दुकानें खोलने का आदेश दिया हुआ है कि 6 घंटे दुकान खुलेगी। भोपाल में स्थिति अलग है, भोपाल में पूरे समय बंद है। उज्जैन कलेक्टर को लगता है कि सप्ताह में 2 दिन दुकानें खुलना चाहिए और अगर मई में शादियां हुई है तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें उन कलेक्टरों को पता है, वो अपने अपने क्षेत्र में मुख्यमंत्री से लेकर कलेक्टर तक ये तैयारी कर चुके हैं कि एक क्लिक पर आपको ये पता है कि सरकारी अस्पताल या निजी में जहाँ कोविड का इलाज हो रहा है वो कहाँ पर बेड उपलब्ध है, कहाँ नहीं है। तो बेहतर नहीं होता है कि रोड में प्रधानमंत्री रखते, बजाय इसके कि वो ये बताते कि कलेक्टरों को क्या करना चाहिए। तो कलेक्टरों को पता ही कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कितना चाहिए, कब करना चाहिए। देखिए मनोज, हम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री रहते हुए पिछले 7 सालों से देख रहे हैं और अभी तक का उनका जो अंदाज है वो वन वे कम्युनिकेशन का। बिल्कुल। तो वो सिर्फ अपनी बात कहते हैं। कायदे से उन्होंने ये कहा है कलेक्टरों से कि आप मुझे लिख कर भेजें कि आपने क्या चुनौतियां फेस की है, क्या किया है। वो अपनी बात बताने की बजाय सुन भी सकते थे, क्योंकि कलेक्टरों का पूरा 1 साल का फील्ड का अनुभव है। बिल्कुल। और हम देख रहे हैं कि सरकार कई मोर्चों पर असफल है, उसमें केंद्र सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है। खास करके पहली लहर में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने लगातार 2 महीने का जो लॉकडाउन लगाया था, उसमें कई सारी स्थितियां संभल गई थी, काफ़ी सारी तैयारी हम कर चुके थे। बिल्कुल। लेकिन जो भी रणनीतिकार प्रधानमंत्री के थे, उन्हें ऐसा लगा कि कोरोना से हमने जंग जीत ली है और सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। और मंत्रियों ने भी गा कर बताया कि हमने कोरोना को तो हरा जो दिया। दूसरी लहर जब कोरोना की आई तो हमारे पास तैयारी ही नहीं थी, जबकि हमें पर्याप्त समय दिया था कोरोना ने तैयारी करने का। बिल्कुल। और हम बाहर के देशों में देख रहे थे कि वहाँ पे दूसरी लहर, तीसरी लहर, चौथी लहर, 5वीं लहर तक है। तो उसके बाद हमें निश्चित तौर पर सावधान हो जाना चाहिए था बनिस्बत इस बात का गुणगान करने के कि हमने कोरोना को जीत लिया है। बिल्कुल। और नतीजे में हमने क्या किया, 5 राज्यों के चुनाव हुए, चुनाव में भीड़ भरी रैलियाँ की, कुंभ जैसे बड़े आयोजन को हमने अनुमति दी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हालात, सबसे बड़ा राज्य देश का, सबसे बड़ी आबादी है, अगर वहाँ हालात ख़राब हैं तो उसका कारण बहुत बड़ा कुंभ है। उत्तराखंड के भी यही हाल है। उत्तराखंड के भी यही हाल है। तो उसका कारण मुझे लगता है कि जो असावधानियां हमने बरती, अब उन असावधानियों को कम संसाधनों में भी फेस कौन कर रहा है? बिल्कुल। मैदान में कलेक्टर या प्रशासन फेस कर रहा है। अगर रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है, अगर ऑक्सीजन की कमी है, तो डॉक्टर्स तो फेस कर ही रहे हैं, डॉक्टर्स के साथ प्रशासन भी फेस कर रहा है। तो प्रशासन के क्या अनुभव हैं, क्या कड़वे अनुभव हैं, ये मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री को सुनना चाहिए था, क्योंकि प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं। बिल्कुल। उन्होंने जो कहा वो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन इस समय बात उनको सुनने की ज़रूरत थी, क्योंकि अपनी बात तो वो 7 सालों से हम सुन रहे हैं। लेकिन कोई एक दिन अब ऐसा भी आना चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री देश के मन की बात सुने। बाकी जो जिम्मेदार लोग हैं वो यदि पूरे देश के प्रति जिम्मेदार हैं तो, और वो कलेक्टरों से संबोधित कर रहे हैं, तो कम से कम उन कलेक्टरों से कमियां बताएंगे तो आप उन्हें दूर करने के लिए वो करोगे। लेकिन आप बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं जो लगभग सब जानते हैं। जैसा आप कह रहे हैं कि कलेक्टर तो ये सारी चीज़ें जानते ही हैं, कर भी रहे हैं, भुगत भी रहे हैं। बिल्कुल। ब्रजेश जी, निश्चित तौर पर कलेक्टरों को पता भी है, और जो भटनागर जी भी कह रहे हैं और देश के तमाम सारे राजनीतिक दल या बहुत एक बड़ी आबादी अब भी कहने लगी है। और मुख्यमंत्री अगर झारखंड की बात करें तो उन्होंने तो सार्वजनिक रूप से कहा कि प्रधानमंत्री को मन की बात की जगह काम की बात करना चाहिए। तो जो अनुभव की बात थी, तो जिन जिलों के अधिकारियों से वो बात कर रहे हैं राज्यों के, वो वहाँ के मुख्यमंत्रियों से लगातार संवाद करते रहते हैं, प्रधानमंत्री डॉक्टरों से बात करते रहते हैं।
तो बेहतर होता है एक रोड मैप वो पेश कर देते हैं। क्योंकि अभी जो मध्य प्रदेश की बात करें, ऑक्सीजन सरप्लस हो गई है, इंजेक्शन हमको मिल रहे हैं। सबसे बड़ा संकट है जो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें कि 250-300 से ज़्यादा ब्लैक फंगस के मरीज हैं, मौतें हो रही हैं, इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। इसकी उपलब्धता को लेकर वो बात करते हैं। स्पेशलिस्टों की एक टीम वो दिल्ली से भेज सकते थे, आई स्पेशलिस्टों की, या कहीं विदेश से अगर अरेंजमेंट हो जाता तो वो ये कह सकते थे कि आपके अस्पतालों में हमने व्यवस्था की है कि अगर आप विदेश के किसी एक्सपर्ट से सलाह लेना चाहें तो केंद्र की सरकार ये करवाएगी। ये एक काम हो सकता था। बिल्कुल दूसरा- मनोज जी, ये काम हो सकता बिल्कुल। था। एक और चीज़ है, बाकी सारी चीज़ें हो गई है, लेकिन सबसे बड़ा संकट है वैक्सीन का। क्योंकि अगर हम अमेरिका की बात करें, आंकड़े में लगता है कि हम अमेरिका के बराबर हम इंजेक्शन लगा रहे हैं, लेकिन अमेरिका की आबादी 25 करोड़ है, हमारी 135 करोड़ है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो जो कुछ डाटा है वो डराने वाला है। क्योंकि हमारे यहाँ 7.5 करोड़ की आबादी है, और अगर उनमें से हम अगर 18 साल से छोटे वाले लोगों को छोड़ भी दें तो लगभग 6 करोड़ की आबादी ऐसी है, और 12 करोड़ हमको डोज चाहिए। और अभी तक हमारे यहाँ मात्र 91 लाख हमने वैक्सीन लगाए हैं। भोपाल की बात करें 1 करोड़ भी तो नहीं। कल 200 से भी कम वैक्सीन लगे हैं। तो क्योंकि इंजेक्शन नहीं है आपके पास, लोग ऐसे भी हैं जो सक्षम है, प्राइवेट अस्पतालों में खर्चा उठा सकते हैं, लेकिन वैक्सीन मिल नहीं रहा। तो ज़रूरत इस बात की होती है कि शायद वो वैक्सीन उपलब्ध करा देते, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी की अगर दिशा में अगर हम जाएंगे तो कम से कम 70% आबादी को इंजेक्शन लगना जरूरी है। बिल्कुल मनोज जी, जैसे कि प्रकाश जी ने भी कहा कि कलेक्टर तो मौजूदा परिस्थितियों से निपट ही रहे हैं, लेकिन वो रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं लगा सकते हैं, फंगस के जो इंजेक्शन है वो नहीं ला सकते हैं, आप तमाम तरह की व्यवस्थाएं नहीं कर सकते हैं जो करना चाहिए। वो जो मौजूदा संसाधन हैं उन्हीं में बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों ने पिछली बार अच्छे लोगों ने जागरूकता का परिचय दिया था, तो पिछली बार ऐसा संक्रमण समाज में नहीं फैला था मनोज जी। जो लोग आ रहे थे उनको आप चिन्हित कर सकते थे कि ये गाँव के बाहर से लोग आ रहे हैं, हमारे परिवार के, हमारे गाँव के लोग बाहर कहीं नौकरी कर रहे थे, वो गाँव में आए हैं, बिल्कुल। तो उनको आप क्वारंटाइन कर सकते थे। लेकिन अब गांव में भी संक्रमण चला गया है, किस परिवार में संक्रमण है, एक से दूसरे को हो रहा है, दूसरे से तीसरे को हो रहा है। तो गांव में आप कैसे निपटेंगे? आपको संसाधन उपलब्ध कराना चाहिए था। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन नहीं है, उनकी कैसे व्यवस्था कर रही केंद्र सरकार, और कैसे इंतजाम करना चाहिए थे, वो रोड मैप आपको देना चाहिए थे। विशेषज्ञों से, जैसे आपने भी कहा, वैसे विशेषज्ञों को उपलब्धता कराना चाहिए। जैसे भोपाल में हमने देखा, अमेरिका में बैठे डॉक्टरों से, जैन साहब से बात कराई यहाँ के डॉक्टरों की, तो राज्य सरकारें अपने स्तर पर तो पहल कर रही हैं, लेकिन इस पूरे मामले में हम देख रहे हैं केंद्र सरकार का फेल्योर। आप वैक्सीनेशन की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है कि वैक्सीनेशन ही इसका उपाय है। आप स्वीकार कर रहे हो, लेकिन वैक्सीन है कहाँ? भोपाल में हालात देख रहे हो आप, पूरे 7.5 करोड़ की आबादी में आप अभी 1 करोड़ को भी वैक्सीनेशन नहीं करवा पाए, तो आप उसके कैसे इंतजाम कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने ये तो कहा कि हम वैक्सीन के इंतजाम कर रहे हैं, पर्याप्त जल्द से जल्द करा देंगे, लेकिन वो होते नहीं दिख रहा है। आप यदि ऑक्सीजन आज सरप्लस है, लेकिन यही आपको पहले करना चाहिए थे इंतजाम, जो साल भर जो कोरोना ने मौका दिया था आपको, उसमें ये तमाम सुविधाएं हो जाना चाहिए थी। तीसरी लहर में आगे क्या चुनौतियां हैं, इस पर प्रधानमंत्री जी को बात करना चाहिए थी। हम एक चुनौती से फेस कर रहे हैं, संक्रमण की दर कई राज्यों में कम हुई है, कई शहरों में कम हुई है, लेकिन आगे ये चुनौतियां आई हैं, आप इनसे कैसे निपटोगे? और जो भटनागर जी ने भी कहा कि जो चुनौतियां हैं ज़मीनी स्तर पर, कलेक्टरों से उनसे पूछना चाहिए था, उनके आधार पर आगे की रणनीति बनाना चाहिए था, तब मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर होता। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, ब्लैक फंगस परेशान कर रहा है, एक नई चुनौती आई है सामने, पूरे 11 राज्यों में ब्लैक फंगस के मामले सामने आए मनोज जी। और इसका इलाज भी कोरोना से महंगा है, इसका इंजेक्शन कोरोना के इलाज से महंगे हैं, और इसमें मौत की दर, क्योंकि देश का जो रेशो वो 2% से कम, और इसमें 54% मौत की रोज, यानी 100 में से 54 लोगों की मौत हो जाती है इस बीमारी में। निश्चित तौर पर मनोज जी, और इसका इलाज आपको तेज़ी से करना पड़ता है। इंजेक्शन है नहीं है, तो आपने कंपनियों को इतनी बात की है कि विदेशों से आप मंगा रहे हो, क्या सुविधाएं दे रहे हो कि ब्लैक फंगस के जो इंजेक्शन है उसके, आज एक वीडियो वायरल हुआ है, इंदौर का एक महिला ने कहा है कि यदि इंजेक्शन नहीं मिले तो मैं अस्पताल की मंजिल से कूद के सुसाइड कर लूँगी, मेरे पति यहाँ बीमार हैं, उनको इंजेक्शन नहीं मिल पाए, ना दवा बाजार में मिल रहा है, ना सरकार उपलब्ध करा पा रही। 2000 इंजेक्शन आए थे अपने यहाँ, और ज़रूरत ज़्यादा की है आपको। 421 मामले हैं पूरे मध्य प्रदेश में, 11 राज्यों तक ये फैल गए, और आगे और इसकी संख्या बढ़ने की संभावना है। तो आपको वो सब इंतजाम कैसे कर रही है केंद्र सरकार, और किस तरह से उपलब्ध कराएगी आपको, और आपकी क्या समस्याएं हैं, ये जानते तो ज़्यादा बेहतर होता। बिल्कुल प्रकाश जी, एक बार हमने इसमें दूसरी लहर में भी देखा कि जब देश में 4 लाख से ज़्यादा मामले हो गए थे, मध्य प्रदेश में 18,000 मामले आ गए थे, हम 6,000 पे आ गए हैं। देश में 3 लाख से कम हो गए हैं,
पॉजिटिविटी रेट भी 36-38% चला गया था कुछ कुछ राज्यों में। मध्य प्रदेश में भी हमने देखा 25% से ऊपर तक कम आ गए। तो ये जो कदम राज्य सरकार या केंद्र की खास तौर से अगर हम बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जब सांप निकल गए तब लकीर पीट रहे हैं। ये अगर मीटिंग 15 दिन पहले होती तब शायद बेहतर होता, वो दिशा निर्देश देते। हमने देखा कि केंद्र के एक्सपर्टों ने पहली लहर में कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, उसको लेकर बवाल मचा, देश भर में कालाबाजारी हुई। बाद में वही डॉक्टर कहने लगे कि ये लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं है। इस दौर में हमने देखा कि जब उसके कारण मौतें होने लगी, हार्ट अटैक के, और साइड इफ़ेक्ट होने लगे लोगों को, उसके बाद केंद्र सरकार के जो एक्सपर्ट्स हैं अलग अलग, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म से ये कह रहे हैं कि नहीं, ये प्रोसीजर ठीक नहीं है। अगर हम रेमडेसिविर की बात करें तो जब ये जानलेवा ड्रग्स या ये लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं है तो राज्य सरकार इसको उपलब्ध क्यों करवा रही है। अब खबर आ गई है कि प्लाज्मा की बात हो रही है। वैक्सीनेशन को लेके नए नए नियम आ रहे हैं, कभी कहते हैं 28 दिन में लगना चाहिए, कभी कहते हैं 42 दिन में। तो एक कोई तय फार्मूला आपको नहीं लगता? प्रधानमंत्री या उनकी टीम बैठ जाए, राज्यों से एक सुझाव ले ले, बैठ ले, एक्सपर्टों की एक बड़ी मीटिंग कर लें, 1 दिन 2 दिन 4 दिन में टुकड़ों में बात कर लें, लेकिन देश को एक स्पष्ट स्थिति बता दे कि आपको वैक्सीन इतने दिन में लगेगा, आपको कोरोना हुआ है तो इतने दिन में लगेगा, कोविशील्ड लगवा रहे हैं, कोवैक्सीन लगवा रहे हैं, स्पुतनिक या जो भी आप टीका लगवा रहे हैं, उसका स्टैंडर्ड ये है और इतने दिनों में आपको लगना। इसके पहले आप ना पैनिक होइए ना घबराइए, सबको टीका लगेगा। देखिए मनोज, इस मामले में दो बातें कि एक तो कोरोना के जिस वायरस से हम लड़ रहे हैं इसका कोई तयशुदा इलाज नहीं है, सारी चीज़ें अनुमानों के आधार पर चल रही है और अलग अलग प्रयोग की स्थिति में है। ऐसे ही हमारे यहाँ देश में अभी वैक्सीनेशन शुरू हुए 4 महीने हुए हैं। बिल्कुल। तो 4 महीने में भी वैक्सीनेशन के अंदर भी हम अभी प्रयोग के दौर में ही गुजर रहे हैं कि कितने समय तक, पहले इंजेक्शन के बाद की अवधि में कितने दिन बाद लगना चाहिए। तो मुझे लगता है वो एक टेक्निकल इश्यूज़ है। और दूसरी बात, इंजेक्शंस को लेके, ये रेमडेसिविर इंजेक्शंस को लेके, ये रेमडेसिविर इंजेक्शंस के मामले में देखा हमने कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स खतरनाक हो रहे हैं। बिल्कुल। इसी तरह से टोजी के भी, जो टोजी इंजेक्शन है उसके भी इसी तरह के इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। लेकिन अब ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर्स अपने अनुभव के आधार पे रेमडेसिविर, टोजी या प्लाज्मा पद्धति जो भी है, इन सब के बारे में अलग अलग राय दे रहे हैं। इस मामले में मुझे लगता है कि संदेह करने का कोई कारण नहीं है। उसका कारण ये है कि आप एक साथ एक दिन में तय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी कोई निश्चित इलाज की पद्धति नहीं है, ये कोई विकसित नहीं हो पाई है। हर जगह अलग अलग तरह के। लेकिन सर ऐसा हो सकता था ना कि जो बातें वो सार्वजनिक मंच से कह रहे, प्लेटफॉर्म से, वो चिट्ठी पत्री में राज्य सरकारों को भेज देते ताकि पब्लिक, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किसी ने कोरोसिन पी लिया, कोई अधिकारी कह रहे हैं कि आप गोमूत्र पी लीजिए, कोई गोबर स्नान कर रहा है, तो कम से कम इन सब से तो बच सकते थे। देखिए, वो अगर सार्वजनिक तौर पे भी कह रहे हैं तो भी तो हम उसे सुन नहीं रहे। अगर वो सार्वजनिक तौर पे कह रहे हैं ये बात, अगर वो राज्य सरकार को ही कह देंगे तो राज्य सरकार भी बताएगी तो लोगों को, क्योंकि लोगों को जागरूक होना है। मतलब अब अगर किसी के कहने पे कोई गोमूत्र पी ले या किसी दोस्त के कहने पे कोई केरोसिन पी के इलाज कर ले, तो ये अब हमारे पूरे सामाजिक व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह है कि हमारे यहाँ का एजुकेशन स्तर क्या है, हमारे यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का, उसकी सबसे दुर्भाग्यजनक स्थिति सामने आ रही है इस आपदा काल में, कि देश किसी ऐसी महामारी के लिए तैयार नहीं था। पहले दौर में हमने देखा हमारे पास साधन नहीं थे, साधन तैयार हुए। दूसरे दौर में और ज़्यादा बड़ी विपत्ति आई। अब मुझे लगता है कि सबक लेके हमें तीसरी लहर की तैयारी सरकारें कर रही है। बिल्कुल। लेकिन अब तीसरी लहर कैसी आएगी, क्या होगी, आएगी नहीं आएगी, या अभी जो दूसरी लहर है ये कब तक चलेगी, इसका भी अभी हाल कोई सीधा अंदाज नहीं है। खुद प्रधानमंत्री ने कहा है कि आंकड़े भले कम हो रहे हैं, लेकिन हमें सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि कई जगह अभी भी जांच नहीं हो रही है। क्योंकि एक और चीज़ हो रही है जो आप कह रहे थे, क्योंकि हम देख रहे हैं जब 4 लाख के आसपास मामले थे, 4 से ऊपर, तब भी जो औसत मौतें थी देश भर में वो 4000 के आसपास थी। 3 लाख मामले आ गए तब भी इतना ही आंकड़ा है। और सबसे बड़ी चौंकाने या डराने वाली बात यह कि कल ही की तारीख में 50 डॉक्टरों की मौत कोरोना से हुई है। उसमें जो पद्मश्री कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अग्रवाल हैं, जिन्होंने दोनों वैक्सीन लग गए थे आखिरी समय तक, वो तो ये एक बड़ा खतरा का विषय है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का आया कि 3 दर्जन से ज़्यादा प्रोफेसर्स की मौत हुई। तो निश्चित तौर पे यही सारी चीज़ें जो है, बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं जो अभी भी समझ में नहीं आ रही कि क्या है। तो निश्चित तौर पे अलग अलग दिन अलग अलग राय बदल सकती है। उससे मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि आप एक साथ सारी चीज़ें तय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रोज़ नए चेहरे दिखा रहा है कोरोना, उसके नए वेरिएंट्स आ रहे हैं। ये पिछली लहर के मुकाबले में ज़्यादा संक्रमण फैलाने वाला वेरिएंट से जो इस समय
भारत में है। तो मुझे लगता है कि उस वेरिएंट से निपटने के क्या क्या तरीके होंगे, तो ये तो ऐसा है कि वो तो डाल में पात वाला काम है, तो निश्चित तौर पे सरकार को अपनी रणनीति में बदलाव करने पड़ेंगे। बिल्कुल। लेकिन और उसके लिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो एक बार में ही सारे नीति निर्देशक सिद्धांत बना ले। तो मुझे लगता है वो ये परिवर्तन होते रहेंगे। इस मामले में हमें सिर्फ ये कह सकते हैं कि सरकार पे विश्वास करना चाहिए। हालांकि अविश्वास करने के कारण सरकार खुद हमारे सामने रख रही है। अगर पहले वैक्सीन हमने कहा कि 28 दिन में, उसके बाद हमने कहा कि 42 दिन में, तो हमें ये भी दिख रहा है कि हमारे पास वैक्सीन ही नहीं है। फिर अब हम ये कह रहे हैं कि पहले कोरोना के पेशेंट को 1 महीने बाद इंजेक्शन लग सकता था, अब आज बात आ रही है कि कोरोना के पेशेंट को 9 महीने बाद इंजेक्शन लगना चाहिए। बिल्कुल। तो अविश्वास की स्थितियां पैदा इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे पास साधन नहीं है। अगर देश के अंदर पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन के इंतजाम होते और उसके बाद यदि ये सरकार ऐसा कहती, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा विश्वसनीय होता और लोग उसको मानते। अब आज हम बड़ी आसानी से ये कह सकते हैं कि सरकार जो कह रही है इसलिए कह रही है क्योंकि उसके पास वैक्सीन नहीं है। जी ब्रजेश जी, वैक्सीन नहीं है। दूसरी बात है जो एक बात कर रहे हैं, क्योंकि जब पढ़े लिखे तबके की अगर हम बात करें कि कहीं ना कहीं किसी स्तर पर अगर प्रोफेसर्स की जान जा रही, डॉक्टर का तो ठीक है कि वो लगातार 24 घंटे काम कर रहे हैं, मरीजों को देख रहे हैं, उस संक्रमण के शिकार होकर उनकी जान जा रही है, लेकिन कई सारे तबके में ऐसी जो मौतें हो रही हैं वो ना समझी अज्ञानता है, जो भी कुछ कहें। ऐसे में बड़ी चुनौती जो ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो दृश्य आ रहे हैं देश भर के विभिन्न हिस्सों से या भोपाल में या आसपास के जो ग्रामीण इलाकों के, वो भयावह है। तो एक अच्छा होता है कि वो जो सरकारों से एक प्लान लेते प्रधानमंत्री की तीसरी लहर के पहले, क्योंकि हम कई बार देख रहे हैं जिला अस्पतालों की हालत है कि विधायक अपनी गाड़ी दे रहे हैं कि एम्बुलेंस नहीं है, 50 लाख की एक बेड बनते हैं, लगातार इंजेक्शन जहाँ लगना है, मरीज भर्ती है, वहाँ एक जरा सी बारिश में पानी गिरने लगता है। तो ये जो अव्यवस्था है इनको दुरुस्त करने की भी कुछ बात होना चाहिए। देखिए मनोज जी, अव्यवस्था दुरुस्त करने का सरकार का दायित्व है, और क्या क्या व्यवस्थाएं हो सकती थी, ये सरकार क्या मदद कर सकती थी, केंद्र सरकार क्या मदद करेगी, ये तमाम तरह की व्यवस्थाएं सरकार का दायित्व होता है। अब हम देखते हैं जब आप पे किसी पे भरोसा होता है तो वो जो बात कहता है तो उसका लोग पालन करते हैं, अपील करते हैं। प्रधानमंत्री ने कई अपीलें की, उन्होंने लोगों से ताली थाली बजाने कहा तो लोग ताली थाली बजाने लगे थे। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से अभी कलेक्टरों से कह रहे हैं कि वो खुद जागरूक हैं, लेकिन जागरूक हैं तो आपको उनको क्या उपाय कर सकते हो, क्या संसाधन उपलब्ध करा सकते हो। हर गाँव में आप दवाइयाँ पहुँचा सकते हो, आप राशन पहुँचा रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ दवाई की किट भी पहुंचा देते तो ज़्यादा बेहतर रहता। और हमने देखा पिछली बार जिस तरह से केंद्र सरकार सक्रिय दिखी थी मनोज जी, कि जिस शहर में संक्रमण की दर ज़्यादा रहती थी बाकायदा केंद्रीय दल आता था, वो मॉनिटरिंग करता था और आपको राज्यों को दिशा निर्देश देता था कि आप किस तरह से काबू पाइए। भोपाल इंदौर में भी देखा, भोपाल इंदौर में भी हमने देखा, लेकिन उस तरह की केंद्र का इन्वॉल्व इस बार नहीं दिखा है हमको। तो लोगों का ये अविश्वास का एक भी कारण रहा कि आप शांत बैठ गए, आपने कलेक्टरों के हवाले कर दिया। कलेक्टर क्या करेंगे, कलेक्टर जो उनके पास मौजूद है संसाधन उन्हीं में आपका उपाय करेंगे। बिल्कुल। तो बेहतर होता है कि सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार आगे। और मुझे लगता है अगली बार जब कलेक्टर से बैठक हो तो प्रधानमंत्री जी को एक रोड मैप रखना चाहिए, जैसा आपने भी कहा है कि हम ये इंतजाम कर रहे हैं, तब तक आप ये व्यवस्थाएं करिए कि ज़्यादा दर से न फैले। हमने वैक्सीनेशन के इतने इंतजाम कर लिए, इतने समय में आएगा, तब तक आपको इसको रोके रखना है। और उसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं ये विशेषज्ञों से पूछकर, या विदेशों में जिस तरह से इस संक्रमण से काबू पाने की कोशिश की गई उन्होंने क्या उपाय अपनाए, वो तमाम उपाय यहाँ जिलों को बताना चाहिए, कलेक्टरों को, राज्यों को, कि ये उपाय कीजिए आप, तब तक हम वैक्सीनेशन का इंतजाम कर रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर ऐसा होता है तो पूरे राज्य और देश के लिए एक बेहतर नज़ीर पेश करेगा और कोरोना के इस महामारी से लड़ने में हमारी मदद भी करेगा। बहरहाल आप चूँकि समय और इजाज़त नहीं दे रहा, इसलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस विश्लेषण के लिए। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने मंत्र तो दिया, लेकिन बेहतर होता कि ये जो 1 वे कम्युनिकेशन है, जो भटनागर जी भी कह रहे थे, वो 2 वे कम्युनिकेशन हो, कि अगर आप मन की बात कर रहे हैं, मंत्र दे रहे हैं, तो उस कलेक्टर से भी पूछ लीजिए या उन अफसरों से, मुख्यमंत्रियों से और बाकी लोगों से कि वो क्या चाहते हैं, उनके राज्यों में किस चीज़ की कमी है, उनके ज़िलों में क्या ज़रूरत है, उनके ज़िले के जो अस्पताल हैं उसमें क्या बेहतर वो कर सकते हैं, और उसमें केंद्र सरकार की क्या मदद मिल सकती है या केंद्र सरकार की क्या मदद चाहिए। इन सब अगर बातों पर हो तो शायद ये कोरोना को हम जल्दी किल कर सकते हैं। क्योंकि जो नज़ारे हम देख रहे हैं कि हमने बहुत सालों से गाना सुनते थे कि मेरे देश की धरती सोना उगले, लेकिन अब जो नज़ारे आ रहे हैं वो विचलित कर रहे हैं। हमारे देश की जो गंगा किनारे जिसको माँ का दर्जा देते हैं, उसके बगल की जो ज़मीनें हैं वो लाशें उगल रही हैं, कई कई किलोमीटर तक शव जल रहे हैं, लाशें दफन हैं। कहीं पर हमने देखा कि उत्तर प्रदेश की खबरें आ रही कि उन पर टायर डालवा के, घास केरोसिन डाल के उसका
जलाया जा रहा है, कहीं उन पर मिट्टी डलवाई जा रही है, तो कम से कम इन सब चीज़ों से बचा सकता है। और ये सब हो सकता है बशर्ते कि जो नेतृत्व है, जिससे जैसे हमारे जो साथी ब्रजेश चौकसे ने भी कहा है कि उसकी जो बातें हैं उस पर भरोसा होना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि कहीं कहीं ये भरोसा भी जनता का डिगता दिख रहा है। तो इस भरोसे को बनाए रखने का काम भी नेताओं का है और उम्मीद की जाना चाहिए कि वो जनता के इस भरोसे को टूटने नहीं देंगे, क्योंकि आज के इस दौर में उम्मीद है और वो बहुत बड़ी उम्मीद यही है कि इस कोरोना का हरा देंगे, सारे संसाधन जुटा देंगे और एक एक जान को बचाने का प्रयास प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या देश के तमाम सारे लोग करेंगे। टेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।